नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मेरे साथ हैं अजीत पवार लेड एनसीपी फैक्शन के लीडर नवाब मलिक। स्वागत है आपका द प्रिंट में। नमस्ते। जी। सर, आपके एक तरह से कैंडिडेचर को लेके काफी बात हुई। पहले लगा था कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या कुछ हुआ? क्यों आपने डिसाइड किया कि फिर आप इलेक्शन लड़ेंगे, और वो भी अजीत पवार के जो फैक्शन है उससे? देखिए, मैं जब मंत्री बना 2019 में, तो मेरे ऊपर दो दो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी और 3 डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन मिनिस्टर मुझे बनाया गया। जी। तब सना मलिक जो उम्मीदवार है अनुशक्ति नगर से, उसे हमने पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक इंचार्ज बना के सारे डेवलपमेंट, डेली डे टू डे लोगों को मिलना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो काम कर रही थी। फिर मेरी गिरफ्तारी हो गई, सबको पता है। मैं 17 महीने जेल में और अस्पताल में रहा। जी। रिहाई के बाद भी मैं घर में, तबीयत ठीक नहीं थी था, तो सारा काम ये सना देख रही थी। जी। और जब मैं दफ्तर में रिज्यूम मैंने किया, तो हमारे 2 केबिन है, एक मेरी है और सना की एक है। तो भीड़ आती थी, मैं 10 बजे पहुंच जाता था, सना 11 बजे पहुंचती थी। जी। तो भीड़ जो आके बैठी रहती थी, मैं लोगों को कहता था, स्टाफ को कि बुलाइए, इनका क्या मसला है, हल करके इन्हें रवाना कीजिए। तो एक ही जवाब आता था कि ये आपसे नहीं, सना से मिलने के लिए बैठे हैं, मैडम से। लगातार 15 दिन 20 दिन इस तरह का माहौल मैंने देखा, और मैंने तय किया, आप सना को लड़ाया जाएगा, मैं आप कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, और चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, इस तरह का मेरा मन बनाया था मैंने। लेकिन लोकसभा नतीजे के बाद शिवाजी नगर मानपुर के लगातार जो जनता है उसमें, व्यापारी वर्ग हो, एनजीओ के लोग हो, रिलीजियस लीडर्स हो, या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो संजीदा कार्यकर्ता ये हो, उन्होंने आग्रह किया कि आप चुनाव यहाँ पे लड़िए। मुझे लगा कि शायद पॉलिटिकल अपोनेंट होते हैं, वो चाहते हैं कि किसी को लड़ाया जाए। लेकिन सच्चाई ये थी कि ड्रग को लेके जो मायाजाल फैला था, 8 साल 9 साल के बच्चे वहां पे नशे के आदी बन गए हैं। वहां पे हर 15 दिन में सरेआम सड़कों पे कत्ल हो रहा है। जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो एक दहशत का माहौल, गुंडागर्दी का बना के रखते। तो लोग चाहते थे कि यहाँ पे कोई मजबूत आदमी चुनाव लड़े। और इससे पहले जो उम्मीदवार लड़ने आता था, डरा कि उन्हें बैठा दिया जाता था, धमकी आती थी, चुनाव से बैक हो जाता था। तो लोगों को लगा कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो मैंने फैसला किया, तब मैं अजीत पवार जी से कहा, देखिए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ शिवाजी नगर से, और सना को लड़ना चाहता हूँ अनुशक्ति नगर से। अगर आपको कोई अड़चन है तो आप मुझे बोल दीजिए, हम दोनों लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। तब अजीत पवार जी ने कहा, नहीं, आपको दोनों को लड़ना है, ये मैं शब्द दे रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नवाब मलिक को टिकट मत दीजिए। लेकिन दादा अपने, जो उन्होंने मुझसे वादा किया था, उस पर कायम रहे। उन्होंने कहा मुझे कि आखिरी दिन आप पर्चा भरिए, हम एबी फॉर्म आपको भेजेंगे। उन्होंने भेजा, मैं उम्मीदवार बन गया। विड्रॉल तक भी कंफ्यूजन था कि शायद नवाब मलिक विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन हम्म। 5 तारीख के बाद जो लोग मुझसे ये आग्रह कर रहे थे कि चुनाव लड़ो, वही लोग खुलकर सामने आए, और एक अलग माहौल पूरे विधानसभा क्षेत्र में बन गया। और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि बीजेपी शिवसेना हमारे खिलाफ उम्मीदवार डाले हुए हैं, और लड़ाई तिकोनी वहां पर है। बीजेपी शिवसेना के पास 28,000 मात्र वोट है। 90,000 से वो सीट शिवसेना के उम्मीदवार को बढ़त थी। लेकिन जो गुस्सा है आजमी साहब के खिलाफ, वो पूरी तरह से खुलकर सामने आ रहा है। लोगों को लड़ रहा है कि यही व्यक्ति उनकी, लग रहा है कि यही व्यक्ति उनके खिलाफ लड़ सकता है। तो जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, हमें लगता है कि अलग तरह का नतीजा आप देखेंगे। आपका एक स्टेटमेंट है जो काफी चर्चा में रहा। आपने कहा कि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के अजीत पवार, वो एक किंग मेकर की तरह इमर्ज करेंगे। ऐसा क्यों कहा आपने? देखिए, ऐसा है, महाराष्ट्र में जो लड़ाई है वो कांटे की है। बिल्कुल कोई ये नहीं कह सकता कि किसी की भी पक्ष में कोई वेव है या लहर बह रही है। हर सीट पे अलग अलग तरह का माहौल है। सीट टू सीट चीजें चल रही हैं। हमें लगता है कि नतीजा आएगा जब, तो बिना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थन की कोई सरकार नहीं बन पाएगी। अगर हमारी जो भी पॉलिटिक्स है, या अजीत पवार की, ये धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम अलग नहीं है। हम शिव साहू साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा नहीं छोड़ सकते। तो वैचारिक एडजस्टमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। लगातार अजीत पवार भी बोलते रहे। तो जो इसके बाद सरकार बनेगी, एटलीस्ट कम से कम कॉमन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। और अपनी शर्तों पे सरकार में रहेंगे, चाहे जिसकी बने।
और सर आपने देखा होगा एक और जो पूरा विषय है जिसपे काफी चर्चा महाराष्ट्र इलेक्शन में हो रही है, वो है जो एक बटेंगे तो कटेंगे, जो पहले एक योगी आदित्यनाथ से लेकर अब पीएम मोदी भी एक हैं तो नेक है। पूरा महाराष्ट्र इलेक्शन में इसकी गूंज है। बीजेपी ने काफी एडवर्टीजमेंट पे इस पे भी निकाली है। अलायंस के आप एक तरह से पार्टनर हैं। आप इस पूरे बटेंगे तो कटेंगे नैरेटिव को कैसे देखते हैं, खासकर इलेक्शन के टाइम पर? देखिए, हम लोग तो हमेशा से धर्म पर आधारित राजनीति के खिलाफ रहे हैं। अजीत पवार जी हो, पार्टी के लोग हो, हम धर्मनिरपेक्ष राजनीति के पक्षधर हैं। लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि धर्म पर आधारित राजनीति की उम्र बहुत कम होती है। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, कल्याण सिंह जी की सरकार गिरी, देश भर में दंगे हुए, पूरा उत्तर प्रदेश झुलस गया, 4 महीने में चुनाव हुआ, बीजेपी की साफ हो गई। कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना। योगी जी लगातार इसी तरह के बयानबाजी करते रहे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो इस तरह के बयान से कोई भी फायदा नहीं होता, ये सभी लोगों को समझना पड़ेगा। एक, जहां तक जो एक विज्ञापन दिया गया है, एक है तो सेफ है। हम्म। हम तो उसको दो तरह से देखेंगे लोग, किसी का नजरिया अलग हो सकता है। मेरा नजरिया ये है कि हमारी पार्टी का नजरिया ये है कि हम तो चाहते हैं कि देश में सभी धर्म के मानने वाले, भाषा बोलने वाले, जाति के लोग एक रहें। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, या अलग अलग बोली बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा पहनने वाले, अलग अलग जाति के लोग अगर एक रहेंगे तो निश्चित रूप से देश भी मजबूत होगा, देश भी इकट्ठा रहेगा। तो हम इस नजरिए के लोग हैं। अगर इस नजरिए से चीजें हैं तो हमें लगता है ये अच्छी बात है। अगर और कोई उनका नजरिया होगा तो वो अपने नजरिए को साफ करें। लेकिन हमारा नजरिया तो एकता में विश्वास रखने वाले हम लोग हैं। अगर उस नजरिए से चीजें हैं तो अच्छी बात है। पर कई लोगों का ये भी मानना है कि एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को इससे टारगेट किया जा रहा है, वोट्स को बांटने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। ऐसा है, देखिए मैं आपको बता दूं, लोकसभा में जिस तरह से वोटिंग पैटर्न रहा, जी। एकजुट होकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला, इसमें सच्चाई है। लेकिन महाराष्ट्र में पिछले 5 महीने से जिस तरह की राजनीति रही, जब मुसलमानों के इश्यूज आए तो चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस पार्टी हो, या पवार साहब के साथ जो फ्रैक्शन है वो लोग है, उन्होंने हमेशा मुसलमानों के इश्यूज पे चुप्पी साध ली। जहां तक रिप्रेजेंटेशन देने का सवाल आया, टिकट देने के लिए पीछे हट गए। तो मुसलमानों में बेचैनी है। इस बार चुनाव हर सीटों पे अलग अलग तरह से चल रहा है। अजीत पवार जिस तरह से मुसलमान इश्यूज पे खड़े रहे, चाहे विशालगढ़ का मामला हो, चाहे जो भी डिसीजन हुए, चाहे महाराष्ट्र में मार्टी, एक मौलाना आजाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात की गई, जिस तरह से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बजट, उनके प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने के जिम्मे मिनिस्टर था, जो भी पाइपलाइन में थी चीजें, उन्हें उसको आगे बढ़ा दिया। जब जब कहीं पे दंगे की बात हुई, कोई गलत बयान आए, उसके उन्होंने विरोध करने का काम किया। बीजेपी के नेताओं के जो बड़बोलेपन थे उस पर आपत्ति जताई और कहा कि अपने नेताओं को आप कंट्रोल में लाइए। तो अजीत पवार ने तो खुल के चीजों को कहा, लेकिन कांग्रेस या शिवसेना या पवार साहब के लोग ये खामोश रहे। जहां तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, एमएलसी का चुनाव आया, कांग्रेस पार्टी से मुसलमान टिकट मांग रहा था, नहीं दिया। अभी विधानसभा में लोग रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, पवार साहब ने 2 सीटें दी हैं, एक सना के सामने और एक आष्टी में, जहां महबूब शेख एक लड़का लड़ रहा है, जहां मुसलमान है ही नहीं। जहां सना के सामने मुसलमानों की संख्या 28% है, वहां दे दिया। तो लोगों को ये नजर आ रहा है कि रिप्रेजेंटेशन को लेके शिवसेना हो, कांग्रेस हो या पवार साहब हो, कहीं ना कहीं उतना बड़ा दिल नहीं दिखा रहे हैं जितना अजीत पवार ने। 52 सीटें लड़ रहे हैं, उसमें 5 मुसलमानों को, और खासकर मुंबई में 3 दे दिया, थाना में 1 सीट दे दी, एक सिटिंग एमएलए थे उनको सीट दे दी। तो हमें लगता है जितना मुसलमानों के इश्यूज में या रिप्रेजेंटेशन को लेके एमएलसी का भी, गवर्नर नॉमिनी में भी एक मुस्लिम एमएलसी बनाया, तो मुसलमानों को लगता है कि अजीत पवार मुस्लिम इश्यूज में मुखर हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो अलग तरह का एक वोटिंग पैटर्न महाराष्ट्र में होगा, इसी तरह की परिस्थिति है। आपने अभी अपने कैंडिडेचर के बारे में बात की। आपको ध्यान होगा कि जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर चुके हैं, हम नवाब मलिक के लिए कैंपेन नहीं करेंगे। तो जिस तरह से नहीं अनईज एक था। जी। नहीं, देखिए वो हमारे विरोध में है। हम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रेम क्यों छलक रहा है, जी। ये जग जाहिर है, बहुत मुझे बोलने की जरूरत नहीं। कुछ जी। लोग चाहते हैं कि नवाब मलिक राजनीति से बाहर हो जाए, हम्म। लेकिन उन्हें पता नहीं है, जब जब मुझे दबाया गया, नवाब मलिक उतनी ही ताकत से उछल कर ऊपर आया है।
तो कुछ लोगों की अपनी राजनीति है, मजबूरी हो सकती है। हम्म। लेकिन जिस तरह के बयान देकर दाऊद से मेरे नाम को जोड़ा जा रहा है, कुछ हम्म। लोग मुझे आतंकवादी कह रहे हैं, कुछ लोग मुझे देशद्रोही बोल रहे हैं, तो हमने तय किया है कि सारे बयानों को हम खंगालेंगे, कानूनी सलाह लेके। वे सारे लोग जो मेरी प्रतिमा मलिन करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उस जी। पे क्रिमिनल और सिविल डिफेमेशन हम फाइल करेंगे। आप ये उन्हीं मुद्दे के ऊपर कह रहे हैं जहां पर आपको कहा जा रहा है कि जो गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम है उनके साथ आपके लिंक्स हैं, और इन सब के ऊपर ही आपके जो प्रतिक्रिया आई हैं उसी के ऊपर आप कह रहे हैं कि आप उन पर केस करेंगे इसी इशू को लेके? बिल्कुल, मुझ पर दाऊद से संबंध का कोई भी मामला नहीं है। जी। मुझ पे आतंकवाद का कोई मामला नहीं है। देशद्रोह का मैंने आज तक कोई काम नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग में मुझ पे मुकदमा बनाया गया है, बोलने पे प्रतिबंध है। लेकिन जब सामने आएगी चीजें, आरटीआई से कागजात हमने कोर्ट में रखे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो हम्म। जाएगा। लेकिन जो वही व्यक्ति 6 बार मंत्री रहे, तो मिनिस्टर को तो करप्शन के चार्जेस में कभी भी घेरा जा सकता है। क्यों नहीं निकाल पाया? मिनिस्टर की हैसियत से मैंने 6 बार मंत्री की हैसियत से काम किया है। और जो भी सरकारें बनी, जिम्मेदारी वाला पद मेरे पास रहा, तो उसमें कुछ मिला नहीं तो ठीक, आसान होता है ना, मुसलमान नेता है, दाऊद से जोड़ दो, टेररिस्ट बोल दो। तो प्रतिमा मलिन करने के लिए बात कही गई है, और हम कानूनी कार्रवाई सभी लोगों पे करेंगे। अभी क्या स्टेटस है आपके केस का, क्योंकि अभी आप मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल पे हैं? जी। जी, मुझे मेडिकल ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है। टिल हाई कोर्ट में हमारी जो एप्लीकेशन है, वो जब तक डिसाइड नहीं होती, तब तक हमारी बेल कंटिन्यू है। और हम हाई कोर्ट में हर तारीख में चाहते हैं कि हमें परमानेंट बेल मिल जाए। जी। लेकिन उस पर तारीख आगे बढ़ नहीं पा रही। एक, हमने डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी सेशन कोर्ट में फाइल किया है हमारी कंपनी का। जिस कंपनी के अंदर कोई मामला नहीं है, उस कंपनी को भी इसमें बनाया गया है। मैं डिटेल बात नहीं कर सकता हूँ। तो हम्म। हमारा एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी है। मुझे लगता है जिस दिन ये चीजें चलेंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने कोई गलत नहीं किया है। हमने राजनीति उसूलों पे, मुद्दों पे की है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमेशा खड़े रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में 1977 से कार्यकर्ता की हैसियत से हमने काम शुरू किया। और हमें अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि हमारी कसनी करने में कोई अंतर नहीं। जिस तरह के गरीबों के साथ हम खड़े रहते हैं, अन्याय जिन पे हो, हमेशा उनके साथ खड़े रहे। 5 बार लोगों ने जिताया है, तो कितना भी कोई मुझ पे उंगली उठा दे, दाग लगाने की कोशिश करे, सच्चाई क्या है महाराष्ट्र की, देश की जनता जानती है। पूरा जो ये महायुति गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है इसको आप किस तरह से देखते हैं, खासकर अभी देखिए, इलेक्शन? मैं दो दो जी। चीजें मैं आपको बता दूं। दो चीजें बहुत इम्पेक्ट कर रही, तीन चीजें खास करके। जी। महाराष्ट्र में किसानों के जो बिजली के पंप के बिल हैं, वो माफ कर दिए गए हैं। और मुफ्त में बिजली किसानों को एग्रीकल्चर के लिए दिया जा रहा है। एक, इससे किसानों को काफी राहत मिली। हम्म। दूसरा एक है, गर्ल्स का जो टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन है, उसकी सारी फीस जो है वो सरकार ने जिम्मेदारी ली। और तीसरी एक, ये लाड़की बहन योजना, जो लाडली बहन योजना है, उसका भी इम्पैक्ट है। तो ये तीन चीजों का फायदा तो मिल रहा है, लेकिन जितना डैमेज लग रहा था जी। लोकसभा के समय, अब वो वैसी परिस्थिति नहीं है। लड़ाई कांटे की है, नेक टू नेक की लड़ाई है। और हमें लगता है जो भी पार्टियां हैं, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। 99 में जिस तरह की परिस्थिति बनी थी हम्म। कि छोटी पार्टियां और जो इंडिपेंडेंट है उनके सपोर्ट से सरकार बनी थी, तो महाराष्ट्र में एब्सोल्यूट मेजोरिटी बहुत सालों तक नहीं आ पाई है। इसी तरह का मामला रहता है। तो हमें लगता है, जब मैं कहता हूँ कि किंग मेकर अजीत जी। पवार जी। रहेंगे, तो अजीत पवार किंग मेकर रहेंगे, क्योंकि किसी के भी पक्ष में लहर नहीं बह रही है, सच्चाई। तो क्या आपको लगता है क्या वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे नेक्स्ट? नहीं, हर नेता चाहता है कि चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन उतनी ताकत नहीं है कि वो क्लेम कर पाए उस पद को। हम्म। आपने एक बार कहा था कि अजीत पवार जी ने काफी आपकी मदद की थी, क्या यही एक रीजन है कि आपको लगा कि जब आप दोबारा एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए देखिए जी। देखिए देखिए, मेरी मदद की, ये जी। सच्चाई है। मेरी बेटियां संघर्ष कर रही थी, जी। कानूनी लड़ाई से लेके हर लड़ाई में। मेरी सना मलिक और नीलोफर, जिसके हस्बैंड का देहांत हो गया, जी। इसको लेके मैंने वानखेड़े वाला मामला पूरा निकाला था। जी। एक्सीडेंट में अभी पिछले 10 दिन पहले उसका देहांत हो गया। हम्म। तब हमारी बच्चियां जब संघर्ष कर रही थी, तो समय पे जब भी अजीत पवार को वे फोन करती थी, सारी चीजों में वो उनके साथ खड़े रहते थे, और संकट में हमारे साथ खड़े रहे। और अभी देखिए, जब चुनाव का समय आया, बीजेपी मुझे चुनाव लड़ने से या राजनीति से आउट करना चाहती थी,
तो हम्म। जिस हिम्मत से उन्होंने टिकट दे दिया, जिस हिम्मत से वो मेरे प्रचार के लिए आ गए, तो अजीत पवार में एक चीज है जो जिनके साथ वो खड़े होते हैं, पूरी ताकत से खड़े होते हैं, फिर नफा नुकसान वो गिनते नहीं। पर आपको क्या लगता है, ऐसा क्या कंपल्शन था कि अजीत पवार जी ने बीजेपी ज्वाइन की? मतलब आपको लगता है कि क्या नहीं 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 कल? नहीं, ऐसा देखिए, एनसीपी के ज्यादातर नेता जी। बिना सरकार के, उनकी पॉलिटिक्स ही है डेवलपमेंट की, हम्म। कि अपने अपने इलाके को नष्ट करने के लिए जब वो सत्ता में हो तो पूरा डेवलपमेंट करके अपने इलाके में अलग हम्म। तरह की चीजें करे। एनसीपी के सारे लीडर, इसीलिए तो वो एक ताकतवर नेता के रूप में है। और हम्म। जब वो डेवलपमेंट रुक जाता है तो उनको कहीं ना कहीं अड़चन पैदा होती है, सच्चाई है। ये 5 साल का पीरियड गैप में रहा तो उससे बहुत सारे लोग आहत रहे। उसके बाद 19 में सरकार बन गई, फिर 1 साल गैप रहा, तो भी परेशानी थी। तो जी। सत्ता में रह के विकास करने का एक पूरा कल्चर एनसीपी के नेताओं का, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी नेताओं की बात कर रहा हूँ। तो वो चाहे जो भी एनसीपी के लीडर हैं, वो इसी तरह की राजनीति करते हैं। और पॉलिटिकल एडजस्टमेंट अलग चीज है, और हम्म। विचारधारा को लेके काम करना अलग चीज है। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं अजीत पवार पे कि भाई इन्होंने बीजेपी का साथ पकड़ लिया, हम्म। कौन सा ऐसा नेता देश में है, कांग्रेस को छोड़ के या लालू यादव जी को छोड़ के, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट जिसने नहीं किया हो? नेताजी मुलायम सिंह जी 89 में जब जनता दल की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी साथ में थी। ममता जी का वही हाल है, फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा जी हो, सभी लोग बीजेपी के साथ कभी ना कभी रहे। और पवार साहब ने तो 1978 में पुलोद की सरकार ही बीजेपी के साथ मिलकर बनाई थी। उसके बाद 1984 तक के जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी के साथ सीट एडजस्टमेंट उनका होता रहा है। तो नेता, और कांग्रेस भी कुछ जगह ऐसी है जहां खुले नहीं लेकिन अंदर से, जैसे 84 के बाद संघ परिवार पूरा बीजेपी को छोड़ के इनके साथ खड़ा था। या कश्मीर वैली में जब चुनाव होते थे तो बीजेपी या संघ का जो पूरा कैडर होता था वो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन करने का काम करता था। तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट देश में होते रहे, लेकिन वैचारिक जो विचारधारा है उससे समझौता नहीं होगा, ये बार बार अजीत पवार जी ने स्पष्ट किया है। और जो लोग उंगली उठा रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि आपकी पार्श्वभूमि इसी तरह की है, इसलिए आपको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जो एनडीए की दो पार्टियां हैं वो कभी ना कभी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट में बीजेपी के साथ थी। तो आपको क्या लगता है, कोई रिकंसिलिएशन हो सकता है शरद पवार जी के साथ फ्यूचर में? मैंने देखिए, पूरे पार्टी के कार्यकर्ता हम्म। दोनों तरफ, हम्म। नेता, महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि दोनों एक साथ आ जाएं। लेकिन ये निर्णय तो दोनों नेताओं को लेना पड़ेगा। लेकिन ये भी बात सच है कि ये जो झगड़े बढ़े उसके लिए बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पवार साहब के साथ हैं, वे जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये परिस्थिति भी निर्माण कर दी। 19 में जब ज्यादा अलग तरह से उन्होंने डिसीजन लिया था, मैं कोशिश कर रहा था कि उन्हें वापस लाया जाए और हम लोग कामयाब हुए। लेकिन कुछ नेता थे वो चाहते थे कि उनको अंदर ना लिया जाए। उसके बाद भी उसी तरह से वो लोग अपनी राजनीति करते रहे। तो कुछ लोग चाहते हैं कि एक ना हो ये लोग, लेकिन अधिकांश लोग चाहते हैं कि एक हो जाए। जी। और आपने ये भी देखा होगा कि एक आपकी स्टेटमेंट जिसके बारे में काफी बातचीत हुई थी, वो ये हुई थी कि आपने कहा था कि आप ग्रेटफुल हैं उद्धव ठाकरे जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, यस यस शरद यस पवार। यस। जी, तो उस पे जरा सा मैं आप हमें नहीं नहीं, बताएं। देखिए, मैं उद्धव ठाकरे जी का, पवार साहब का आभारी हूं और जीवन भर रहूंगा। केजरीवाल जी जब तक जेल में थे वे मंत्री थे, आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। हम्म। मैं जेल में था, मैं मंत्री था, जब सरकार गिर गई तो ऑटोमेटिक मैं मंत्री पद से हट गया। कम से कम इतनी हिम्मत तो उद्धव ठाकरे जी ने, पवार साहब ने, मुझे जेल में रहा लेकिन मेरा इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए मैं उनका थैंकफुल रहूंगा, आभारी हूँ। और आज पवार साहब से या उद्धव जी से मेरे कोई संबंध खराब नहीं है, सुप्रिया ताई से मेरे कोई संबंध खराब नहीं है। जिनके साथ हम काम करते हैं, या नेताजी को हम छोड़ के समाजवादी पार्टी से जब एनसीपी में गए तो उनसे बात करके कि अब कुछ कारणों से मैं नहीं रह पा रहा हूँ, ये ही वजह है, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो जब भी जिनके साथ हमने काम किया, हम्म। कहीं उनको कभी गलत नहीं कहा, या उनकी जानकारी के बिना भी चीजें नहीं, अगर मैंने कोई निर्णय लिया है जिस हम्म। पार्टी में मैं रहा तो उनको कम से कम बता के किया है, धोखेबाजी हमने नहीं की। एक आखिरी प्रश्न, आपने देखा होगा लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी उतना अच्छा उसने नहीं परफॉर्म किया। इस बार पीएम मोदी को हम देख रहे हैं कि काफी वो रैलीज कर रहे हैं,
उनके नाम पर काफी पार्टी एक तरह से ब्रांडिंग कर रही है। आपको लगता है कि जो ये मोदी ब्रांडिंग जो ब्रांड है, जो उनका करिश्मा है, वो महाराष्ट्र में बीजेपी को एक तरह से हेल्प करेगा? हर पार्टी अपने नेताओं की ब्रांडिंग करती है, तो बीजेपी के वे नेता है, निश्चित रूप से बीजेपी उस चीजों को ब्रांडिंग करेगी। हम लोग अजीत पवार की ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी अपने नेताओं की ब्रांडिंग करती है। लेकिन चुनाव में सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा मिल रहा है तो किसानों को बिजली जो मुफ्त में दी जा रही है वो, जी। लड़कियों की पढ़ाई के लिए जो फीस पूरी तरह से सरकार भर रही है वो, और लाडली बहन, ये तीन चीजों का फायदा महायुति को मिल रहा है। ये सच्चाई है। अगर ये चीजें नहीं होती तो नतीजे बहुत ही अलग तरीके के होते। ये भी सच्चाई है। एक आखिरी प्रश्न, आप अपने कैंपेन में किन तीन चीजों को सबसे ज्यादा, जिसके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, और ऐसा आप क्या करेंगे जो अगर आप जीत कर आए? देखिए, मैंने मेरे कैंपेन में, मेरी बिटिया की कैंपेन में जो हमने काम किया है विधानसभा क्षेत्र में, जी। उसको काम किया है, काम करेंगे, ये हमारा वहां पे घोषणा है। और दादा के लोगों ने तो हमारा नारा ही छुड़ा दिया, उसको गाना बना बना लिया, काम करत रह लो, काम करत रहो। जो बना दिया, ये नारा हमारा पहले से था। हमने यहाँ पे जो तीन बड़े मुद्दे हैं, एक ड्रग फ्री शिवाजी नगर मानपुर एरिया, दूसरा है गुंडागर्दी से मुक्ति, और तीसरा वहां पे जो एजुकेशन और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, डंपिंग यार्ड है, एसएमएस कंपनी है। ये तीन चार चीजें हैं जिसको लेके लोगों में गुस्सा है, और वही लोगों में विश्वास है कि मैं ये चीजें उनके हक में कर सकता हूँ, इसीलिए लोग मुझे पकड़ के ले भी आए, और चुनाव अपने हाथ में लेके लोग मुझे लड़ा भी रहे हैं। जी। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।